गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जो यूनिट हमारी है उसका हम टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई। माने आज हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसकी जो भूमिका है उसमें क्या चेंज आया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो है हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, और उसी को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, विकास की दर को बढ़ाने के लिए हमारे देश में आर्थिक ढांचा खड़ा करने की जरूरत महसूस हुई, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी। उसके लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता थी, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी, रिस्क जो है वो ज़्यादा था, कोई गारंटी नहीं थी कि प्रॉफिट हमें होगा या नहीं होगा। और हम सभी जानते हैं कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका मेन जो मोटिव होता है वो है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, को लाभ कमाना चाहते हैं, तो वो किसी भी ऐसे क्षेत्र में, ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा, सरकार को पहल करनी पड़ी, और ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को जो है एस्टेब्लिश किया गया, लगाया गया। चाहे वो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो हमारे जो है सार्वजनिक निगम है, या फिर सरकारी कंपनी है। इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि देश में एक आर्थिक ढांचा तैयार करना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करना, जिसे कि इंडस्ट्रीज जो है, जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अट्रैक्ट हों, और हमारे जो उद्योगपति है वो भी पैसा लगाएं, और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार। लेकिन बच्चों, समय के साथ साथ इसमें कुछ समस्याएं हमारी आई। समस्याएं हमारी क्या आई? पहली समस्या हमारी ये थी कि चूंकि ऐसे जो सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करना था। इसके कारण उनमें एक प्रतियोगिता की भावना जो है उसकी कमी थी, जिससे ये निजी उद्योगों के मामले में पिछड़ते, माने निजी उद्योग जो है वो इनसे आगे निकलते। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो प्रबंध था, प्रशासन था, वो पेशेवर प्रबंधकों के पास ना होके सरकार ने जो आईएएस ऑफिसर है हमारे हैं उनको अपॉइंट किया, और उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनका जो एक्सपर्टाइजेशन था बच्चों, वो प्रबंध नहीं था, सामान्य प्रशासन उनका कार्य क्षेत्र था। तो इस वजह से वो जोखिमपूर्ण निर्णय, रिस्की डिसीजन, इफेक्टिव डिसीजन जो है वो नहीं ले पाए, और उसकी वजह से ही धीरे धीरे जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है वो, उनका जो विकास है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तीसरी चीज, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। जो कर्मचारी हमारे थे सार्वजनिक क्षेत्र के, उन्होंने बगैर किसी उत्तरदायित्व के, बगैर किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के वो कार्य कर रहे थे। इस वजह से जो है उन्होंने अपना कार्य जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम हमारे लॉस में चले गए। उनको हम बीमार इकाइयां कह सकते हैं, सिक यूनिट कह सकते हैं। माने ये उपक्रम ऐसे उपक्रम साबित हुए कि जिन्होंने सरकार के लिए कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, रेवेन्यू में कुछ भी इंक्रीज नहीं किया, बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि सरकार के रेवेन्यू से पैसा लिया। सरकार को बजट से जो है अरबों रुपये जो है इन सार्वजनिक उपक्रमों को जीवित रखने के लिए खर्च करने पड़े, जिससे कि हमारा जो विकास है उसकी गति अवरुद्ध हुई। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उसी की वजह से जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो रोल है वो चेंज हुआ है।
यही हम आज की इस वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ स्टेप हम जानें। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी। ऐसे क्षेत्र थे जहां पे हमने रिजर्व कर रखा था कि वहां पे केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही, सार्वजनिक क्षेत्र में ही उपकरण लगाए जा सकते हैं। निजी लोगों के लिए वहां पे प्रतिबंध था, प्रोहिबिटेड एरिया था कि निजी क्षेत्र जो है वहां पे पैसा विनियोजित कर ही नहीं सकता है। अगर हम 1991 से पहले की बात करें बच्चों, 1991 का यहाँ पे हमने जिक्र किया, आप जानते होंगे 1991 के बारे में आपने 10वीं में आपने सामाजिक में पढ़ा है इसके बारे में। 1991 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे। उन आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उनकी गवर्नमेंट में वो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है वो लगातार 2 कार्यकाल में जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने कार्य किया। तो उनको हम आर्थिक सुधारों का जनक मानते हैं। आर्थिक सुधार इसीलिए करने पड़े क्योंकि जो हमारी विकास की दर है वो बहुत कम थी। तो उससे पहले जो है 17 ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे एरियाज थे which were reserved for public enterprises only, माने वहां पे कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में ही उद्योग खोले जा सकते थे। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने कम कर दिया और आज जो है केवल 3 ही एरिया ऐसे हैं, 3 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, जिसमें निजी क्षेत्र पैसा नहीं लगा सकता है। बाकी सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। वो 3 कौन से हैं हमारे आपके सामने लिखे हुए हैं? परमाणु शक्ति, एटॉमिक एनर्जी, हथियार, आर्म्स और रेल यातायात, रेलवे। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निजी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित हैं, केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही पैसा लगाया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें पेशेवर प्रबंध, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो कमी थी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के साथ, वो यही थी कि इफेक्टिव प्रबंध नहीं था, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका प्रबंध करने के लिए हमने पेशेवर प्रबंधकों की बजाय आईएएस को अपॉइंट किया हुआ था और उनके पास वो एक्सपर्टाइजेशन नहीं थी। तो अब हमने क्या किया, हमने आईएएस की जगह अब हम प्रोफेशनल मैनेजर्स, जिन्होंने की प्रबंध के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया है, उनको अपॉइंट किया जाने लगा, जिससे कि जो निर्णय हमारे, जो डिसीजंस हमारे हैं, वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट हमारा है एमओयू अवधारणा लागू करना। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़ी जो वजह थी कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र सफल नहीं हो पाए, वो यही थी कि उत्तरदायित्व की कमी। उत्तरदायित्व जो है, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं होती थी और इसी की वजह से सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य नहीं करते थे। इसी को ठीक करने के लिए एमओयू का जो कंसेप्ट है वो हमारा लाया गया। अब जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, उनके लिए हमने जो है कि लक्ष्य निर्धारित किया, निष्पादन लक्ष्य, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए उसके लिए टारगेट हमने रख दिया, क्या उनको अचीव करना है। और एक उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया, उनकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। तो इससे क्या हुआ कि उनको जो है वो बाध्य हुए कार्य अच्छी तरह से करने के लिए कि जो उन्होंने एमओयू साइन किया है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए। नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे सफलतापूर्वक, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के, निजी क्षेत्र के जो उपक्रम है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रहे थे और दिन दुनी रात चुगनी उन्होंने उन्नति करी। तो इसी से प्रभावित होकर सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हमारी हैं, जिनको हम पीएसयूज बोलते हैं, उनका निजीकरण कर दिया जाए, वो निजी क्षेत्र के लिए, प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दी जाए।
ताकि निजी क्षेत्र उसमें पैसा लगा सके। इसको हम बोलते हैं विनिवेश। निवेश क्या होता है? पैसा लगाना, और विनिवेश होता है पैसा निकालना। आप जानते होंगे कि पिछली जो एनडीए की गवर्नमेंट हमारी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस गवर्नमेंट ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया था कि उसने विनिवेश मंत्रालय की ही स्थापना कर दी थी, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, जिसके जो मंत्री थे विनिवेश मंत्री वो हमारे अरुण शौरी थे। तो विनिवेश कर दिया गया। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ ऐसी मुख्य हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका विनिवेश किया गया, जिसमें हमारा बीएसएनएल है, एमएमटी, एसटीसी, पीपीएल, एचटीएल, मारुति, और ऐसे ही कई हमारे उद्योग थे, हमारे इंडस्ट्रीज थी, जिनको भी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। नेक्स्ट हमारा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। मैंने आपको बताया था कि अकुशल प्रबंध के कारण, उत्तरदायित्व की कमी के कारण, अच्छे निर्णय ना होने के कारण जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है उनको जो है हर वर्ष लाभ होते गए, उनको हम बीमार इकाइयां बोल सकते हैं, सिक यूनिट बोल सकते हैं। अब बीमार को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलाज हमें करना पड़ेगा। इलाज किसके द्वारा करवाया? यहाँ पे हमने BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिकंस्ट्रक्शन का पुनर्निर्माण करना, दोबारा बनाना, क्योंकि वो अब अपने आप चलने की स्थिति में नहीं है, कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तो ये बोर्ड हमने बनाया, इसका उद्देश्य यही था। ये सबसे पहले क्या करेगा? ये पहचान करेगा उन उद्योगों की जो बीमार इकाइयां हैं, और उसके बाद उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है या और कोई रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करेगा, ताकि वो जो इकाइयां हैं उनको दोबारा से चलाया जा सके। और अगर वो ऐसी इकाइयां हैं कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उनको या तो प्राइवेट सेक्टर को बेचना है, उनको बंद करना। और लास्ट जो हमारा है बच्चों, वो हमारा है नेशनल रिन्यूअल फंड, NRF। ये जो NRF है हमारा है नेशनल रिन्यूअल फंड। रिन्यूअल माने दोबारा से रिन्यू करना, दोबारा से चलाना। इसकी जो स्थापना हुई वो फरवरी 1992 में हमने करी इसकी स्थापना। और स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा था उन कर्मचारियों की सहायता करना जो या तो सरप्लस हो चुके हैं, माने जो हमारे जो संगठन हमारे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, चूंकि उनको वर्ष दर वर्ष उनको हानि का सामना करना पड़ रहा था, तो अपनी लागत को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ कर्मचारियों को उन्होंने हटा दिया, अतिरिक्त मान के, सरप्लस मान के। तो उन कर्मचारियों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस NRF की स्थापना की गई फंड की। दूसरा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, माने ऐसे कुछ कर्मचारी कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की कॉस्ट को कम करने के लिए आवश्यक था ये भी, तो उनको भी जो है हमने जीवन यापन करने के लिए, आर्थिक सहायता करने के लिए ही इस फंड की स्थापना हमने की। तो ये आपका आज का हमारा टॉपिक था बच्चों। इसको अच्छे से आप जो है इस वीडियो को देखें, आप कई बार इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और जो है इसके आप नोट्स दें।